Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Professor Muhammad Yaqub Ahmadani. I am Professor of Medicine at Buckeye Medical University and Consultant Diabetologist at Buckeye Institute of Diabetology and Endocrinology. Today we will be discussing the topic, very important topic, insulin therapy and other newer injectables. The objective of today's lecture is to understand the types of insulin, to know about initiation and intensification of insulin therapy, to know something about the insulin delivery systems and techniques, and to know something about newer injectables which are not insulin, that is non-insulin injectable therapy used in the management of diabetes. So what are the indication of insulin? You must know about when to prescribe insulin. होता ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंसुलिन की थेरेपी से डर रहे होते हैं, डॉक्टर्स को थोड़ा सा खौफ होता है कि मरीज़ को कुछ हो ना जाए, शुगर लो ना हो जाए, तो इंसुलिन थेरेपी में बहुत डिले कर देते हैं। जब ज़रूरत होती है तब शुरू नहीं करते और बहुत साल इसी तरह गोलियों पे गुजारा करते रहते हैं, हालांकि ज़रूरत होती है। आप किन लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत होती है उसको जानना ज़रूरी है, ताकि अगर आप ख़ुद शुरू नहीं भी करना चाहते तो आप कहीं रेफ़र कर दें। जब आपको ये लगे कि मरीज़ को इंसुलिन थेरेपी की ज़रूरत है तो आप उसको रेफ़र कर सकें। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि इंसुलिन किन लोगों के लिए ज़रूरत है। सो व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी व्हेन यू हैव एविडेंस ऑफ कैटाबॉलिज्म, पेशेंट का वज़न गिर रहा हो, एक्सट्रीम वेट लॉस हो और साइंस ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी हो। वो क्या है? मसलन पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, दीज आर टिपिकल सिम्टम्स, एक्यूट सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। तो जिनको हम टाइप 1 डायबिटीज़ जिन मरीज़ों को कह रहे हैं उन लोगों को, या इसी तरह के सिम्टम्स अगर किसी टाइप 2 के मरीज़ के अंदर भी हो कि एक्सट्रीम वेट लॉस हो और पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, यानी ज़्यादा प्यास लग रही है, ज़्यादा खाने को तब दिल चाह रहा है और ज़्यादा यानी पेशाब आ रहा है, तो ये अलामात है एक्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी की, और इस सूरत में इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है। दूसरी कंडीशन वही जो मैंने अब अर्ज़ किया कि सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, वही पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, यानी प्यास का ज़्यादा लगना। तो ये अगर किसी को तीनों किस्म के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ये हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर की ज़्यादती की वजह से होते हैं। और इस वक्त जो है अगर गोलियों पे पेशेंट हैं, जैसे टाइप 2 के मरीज़ अक्सर गोलियों से स्टार्ट किया जाता है, उनकी गोलियां अगर असर नहीं दिखा रही और सिम्टम्स बदस्तूर बाकी हैं और इस तरह के बहुत ही ग्रॉस सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप शुरू करेंगे। इसी तरह जिनके HbA1c 10 से ज़्यादा हैं तो ऐसे लोगों को भी इंसुलिन शुरू करनी चाहिए। शुगर 300 से ज़्यादा आ रही है, ऐसे लोगों को भी शुगर के लिए इंसुलिन शुरू करना चाहिए। टाइप 1 की बात तो हो चुकी कि टाइप 1 के मरीज़ों के अंदर तो इंसुलिन ही थेरेपी है, इंसुलिन के अलावा और कोई गोलियों से स्टार्ट नहीं किया जाता। बहुत से लोग समझते हैं कि डायबिटीज़ टाइप 2 को अगर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ गई तो वो टाइप 1 बन गए, तो ऐसा नहीं है। टाइप 1 आपने लेक्चर्स में सुना होगा, टाइप 1 अलग बीमारी है और टाइप 2 अलग बीमारी है। तो टाइप 1 में इट्स ऑलवेज इंसुलिन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़, बट इन टाइप 2 डायबिटीज़ you can start with oral drugs and then you put them on insulin. So how many types of insulin you know? There are, previously we used to have beef insulin. Now you don't have beef insulin, you just have human insulin and insulin analogs. So these are the two
types of insulins which are available. One is human insulin, the other is the analog insulin. So what are the types of insulin? Human insulin, you have a rapid acting insulin जो बहुत जल्दी काम करती है और जल्दी ये जिस्म से ख़त्म हो जाती है, जिसमें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है जो पानी जैसी होती है। जैसे आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि इसमें पानी की शक्ल की है, पानी की तरह से, इसका कोई रंग नहीं है। तो ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है जो 6 से 8 घंटे काम करती है। तो इसका जानना ज़रूरी है कि अगर आपको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देनी है, यानी एक खाने को कवर करना है, तो उसके लिए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है। इसको बोलस इंसुलिन भी कहते हैं, इसको प्रांडियल इंसुलिन भी कहते हैं, इसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी कहते हैं। तो एनालॉग इंसुलिन भी इसी तरह क्लियर सॉल्यूशन होता है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता, वो इससे भी ज़्यादा तेज़ काम करती है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती है, यानी लगाते ही फ़ौरन काम करती है। तो इसमें हमारे पास नोवो रैपिड है, ह्यूमोलॉग है, एपिड्रा, ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की इंसुलिन्स हैं, लेकिन सब अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, यानी ये फ़ौरन काम शुरू करती है, 5 मिनट में काम शुरू कर देती है मिसाल के तौर पर, और फिर ये 4 घंटे में तकरीबन ख़त्म हो जाती है, यानी ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। हमने शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन समझा कि वो 6 से 8 घंटे काम करती है, और उसकी तकरीबन आधा औकात समझ लें 4 घंटे तक जो काम करती है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताए कि जो नोवो रैपिड, ह्यूमोलॉग और एपिड्रा के नाम से मुख्तलिफ़ कंपनियां बनाती हैं। तो ये प्रांडियल इंसुलिन कहलाती है, या बोलस इंसुलिन कहलाती है, या शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन कहलाती हैं। इनका ये भी जानना ज़रूरी है कि जो शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन होती हैं, जैसे आर है, ह्यूमलिन आर आती है या एक्ट्रापिड आती है, तो ये इंसुलिन्स जो है वो आधे घंटे में काम शुरू करती हैं, और फिर इनकी पीक होती है 90 मिनट्स तक, और इनका एक्शन जैसे मैंने बताया कि 6 से 8 घंटे तक होता है। यानी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की बात पहले कर लें कि वो जल्दी 15 मिनट्स में काम करना शुरू कर देती है, 90 मिनट्स पे पीक होती है, और 4-5 घंटे तक इसका असर रहता है। उसके बरक्स जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती है, जो ह्यूमन इंसुलिन होती है, वो आधा घंटा बाद काम शुरू करती है, 4 से 3-4 घंटे में इसकी पीक आ जाती है, और 6-8 घंटे तक उसका एक्शन रहता है। तो इसको खाने से पहले देना पड़ता है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले दे सकते हैं, और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो होती है वो आधा घंटा पहले लगानी होती है। और यूजुअली हमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के साथ बेसल इंसुलिन भी देनी होती है। ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की बात, जैसे एनालॉग की बात हुई, ये रेगुलर इंसुलिन है, ये भी इसी तरह क्लियर सॉल्यूशन होता है, और ये ह्यूमन इंसुलिन होती है, और इसमें कई नामों से आती है। इस ह्यूमलिन आर बी के नाम से, इनोजिन के नाम से, इंसुगेट के नाम से, इंसुमैन, कुछ इसमें से अवेलेबल अब हैं, अब और कुछ नहीं है। तो इसमें ह्यूमलिन आर अवेलेबल है और एक्ट्रापिड अवेलेबल है, जो कि क्लियर सॉल्यूशन होता है, और जैसे मैंने जिक्र कर दिया कि वो आधा घंटा पहले लगानी होती है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स 10-15 मिनट पहले लगानी होती हैं, और ये इंसुलिन्स जो ह्यूमन इंसुलिन्स हैं, जिसमें कुछ नाम मैंने आपको बताए, वो आधा घंटा पहले लगाई जाती है, और इनका एक्शन जैसे पहले जिक्र कर दिया कि 6 से 8 घंटे तक रहता है, और इसको खाने से आधा पौना घंटा पहले लगाना चाहिए। ये भी बेसल इंसुलिन के साथ इस्तेमाल होती है। तो प्रांडियल इंसुलिन खाने को कवर करती है, बेसल इंसुलिन जो हमारी यूजुअल रिक्वायरमेंट है बेसल लेवल पे, खाने के अलावा के वक्तों में जो इंसुलिन की ज़रूरत है वो कवर होती है बेसल इंसुलिन से। बेसल इंसुलिन में हमारे पास, अब बेसल इंसुलिन की ख़ास बात यह है कि ये वाइट कलर की होंगी, यानी दूधिया इंसुलिन इसको कहते हैं, वाइटिश होते हैं, ये क्लियर नहीं होती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ह्यूमलिन एन है, वहाँ हमने पहले ह्यूमलिन आर का जिक्र किया जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन थी,
ह्यूमिलिन एन जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, ये 12 घंटे तक काम करती है। उसके साथ हमारे पास इंसुलाटार्ड है और दीगर और नाम भी हैं जो अवेलेबल अभी नहीं है। इंसुलिन एन अवेलेबल है, इंसुगेट एन, ह्यूमिलिन एन और इंसुलाटार्ड, ये 3 इंसुलिन अवेलेबल हैं जो लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन हैं, यानी 12 घंटे से ज़्यादा, 12 घंटे के लगभग काम करती हैं। तो ये पूरा दिन को कवर कर सकती हैं, यानी दिन में 2 मरतबा ये लगेंगी तो फिर पूरे 24 घंटे कवर होंगे। इसके बनिस्बत जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती हैं उनको हमें दिन में 3 मरतबा, बाज़ मरतबा या 2 मरतबा तो कम से कम लगाना ही पड़ता है बेसल इंसुलिन के साथ। और इनके एक्शंस जो हैं ये लगाने पड़ते हैं आपको, ये लगाते ही फ़ौरन काम नहीं शुरू करती, बल्कि 4 से 12 घंटे के बाद इनका पीक एक्शन आता है। और इनके अंदर गालिबन ये यहाँ सही नहीं लिखा हुआ, ये ऑनसेट जो है वो 2 से 4 घंटे में होता है और पीक 6 से 8 घंटे पे आती है और फिर 12-14 घंटे तक इसका एक्शन चलता है। तो ये इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो NPH के नाम से आती है, ह्यूमिलिन एन या ह्यूमिलिन NPH है और इंसुलाटार्ड है, ये 2 अलग कंपनियों के हैं, लेकिन दोनों ये ह्यूमन इंसुलिन हैं, दोनों मिल्की हैं और दोनों को आप लगाएंगे तो फ़ौरन ये काम नहीं करेंगे, भी 2-4 घंटे के बाद इनका काम शुरू होता है। तो इसलिए इनके लगाने से फ़ौरन असर नहीं आता, इसीलिए हम इसको और शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन को मिला के लगाते हैं ताकि शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन खाने को कवर कर ले और पीछे बैकग्राउंड इंसुलिन हमें मिलती रहे जो 12 से 14 घंटे काम करती रहेगी, जो कि लंच को भी कवर कर लेगी। इसका कोई खाने से ताल्लुक़ नहीं होता, तो इसको खाने से पहले लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि ह्यूमन प्राइमर्डियल इंसुलिन या शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन के साथ मिला के लगाते हैं तो ये भी खाने से पहले लगा ली जाती है। फिर हमारे पास बेसल इंसुलिन में लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन हैं, इंसुलिन एनालॉग्स हैं, जिनको ह्यूमन इंसुलिन में चेंजेस करके मॉलिक्यूल में उनको एनालॉग बनाया गया है। तो ये भी क्लियर सॉल्यूशंस होते हैं, ये पेन्स में भी आते हैं, वाइल्स में भी आते हैं और इसमें हमारे पास ग्लार्जीन है जो लेंटस के नाम से आती है, जो वाइल और पेन दोनों में अवेलेबल है, और लेवरमेर है जो डेटेमेर के नाम से आती है जो पेन में अवेलेबल है। तो ये लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन हैं, नियरली 20 आवर्स तक लेंटस काम करती है और डेटेमर को 12 घंटे के अंदर रिपीट करना पड़ता है। ये भी क्लियर सॉल्यूशंस होते हैं। इनका एक्शन तो शुरू हो जाता है 1-1.5 घंटे में, लेकिन इनकी कोई पीक नहीं होती। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि पीक इंसुलिन जिनकी होती है उनमें हाइपो का मिड डे पे ख़तरा होता है। ये चूँकि पीकलेस इंसुलिन हैं तो इसमें वो बात नहीं होती जो कि NPH में होती है। NPH में जो ह्यूमन इंसुलिन NPH है या इंसुलाटार्ड है उसमें मिड डे पे हाइपो का ख़तरा होता है। इसमें चूँकि पीक नहीं तो मिड डे पे हाइपो का ख़तरा नहीं होता। इनका एक्शन जैसे मैंने बताया 20 to 24 आवर्स तक रहता है। ये मील रिलेटेड चूँकि नहीं होती तो इनको खाने से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये भी शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन के साथ लगाई जाती है। फिर हमारे पास मिक्सचर्स हैं शॉर्ट प्लस इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के साथ, या एनालॉग्स हैं, एनालॉग मिक्सचर्स हैं। तो इसमें नोवो मिक्स के नाम से आती है मिक्स 30 और ह्यूमलॉग मिक्स 25, मिक्स 50 आती हैं जो अवेलेबल है हमारे पास। और ये भी एक्शन जो इनका है वो विद इन 30 मिनट्स 15 मिनट्स शुरू हो जाता है और 12 घंटे तक रहता है। ये भी 15 मिनट पहले लगाना चाहिए क्योंकि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को 15 मिनट पहले लगाया जाता है और शॉर्टर रेगुलर इंसुलिन को आधा घंटा पहले लगाया जाता है। फिर हमारे पास ह्यूमन मिक्सचर्स, ह्यूमन इंसुलिन के भी मिक्सचर्स हैं, ह्यूमन इंसुलिन के मिक्सचर्स हैं जिसमें मिक्सटार्ड आती है, ह्यूमन 70-30 होती है और इंसुगेट 70-30 है। तो ये मुख्तलिफ इंसुलिन के मिक्सचर्स हैं। ओमन आम तौर पे ये मिक्सचर्स इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं जो सुबह और शाम दिए जाते हैं। खाने से पहले ये इंसुलिन लगती हैं तो 30 मिनट पहले
लगाया जाता है और इनका एक्शंस 12 घंटे तक रहता है। तो इसका मतलब है कि इनको दिन में 2 मरतबा दिया जाएगा। मिक्सचर्स जो हैं वो तो दिन में 2 मरतबा तो कम से कम देने चाहिए। इनका एक्शन जो है अगेन 30 से 45 मिनट्स से पहले लगाई जाती है ताकि उनका एक्शन शुरू आधे घंटे बाद होता है। जो हमारे पास इंसुलिन्स की कॉमनली हम इंसुलिन को यूज़ करते हैं वो बाज़ लोगों को 1 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, बाज़ लोगों को 2 इंजेक्शन्स की ज़रूरत होती है, बाज़ को 3 और बाज़ को 4। तो इस तरह 1 इंजेक्शंस, 2 इंजेक्शंस, 3 इंजेक्शंस, 4 इंजेक्शंस, ये मुख्तलिफ रेजिमेंट है जिसमें आप स्टार्ट करते हैं बाज़ मरतबा सिर्फ 1 इंजेक्शन से। जब आप देखते हैं कि patients are on oral hypoglycemic agents and if they are not achieving the glycemic targets as a result of they are using drugs and if they are not responding to the drugs to the maximum dose of drugs, then we call this as a secondary failure of treatment or oral treatment, and then we start them on insulin. So you can start with 1 injection at bedtime. 1 इंजेक्शन से आप इब्तदा कर सकते हैं और वो NPH भी हो सकती है, वो लेंटस भी हो सकती है, वो डेटेमर भी हो सकती है। तो ये वो जो एनालॉग इंसुलिन हैं वो ज़रा एक्सपेंसिव हैं और ह्यूमन इंसुलिन रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव है। बहरहाल ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप पेशेंट की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए इंसुलिन सजेस्ट करें। बाकी 2 इंजेक्शंस बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं जिसमें आप मिक्सचर देते हैं, जिसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का कम्बिनेशन मिला के देते हैं, जो ब्रेकफास्ट से पहले आधा घंटा पहले लगता है और इसी तरह रात के खाने से आधा घंटा पहले लगता है। मिक्सचर्स में हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास मिक्सटार्ड है, हमारे पास ह्यूमेलिन 70/30 है और हमारे पास इंसुगेट 70/30 है। ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो वो दोनों तरह के इंजेक्शंस मिक्सचर्स ह्यूमन इंसुलिन के साथ आधा घंटा पहले लगते हैं। और इसी तरह इंसुलिन 3 दफ़ा भी बाज़ लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो आप तीनों टाइम मिक्सचर्स भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीक़ाकार जो ज़्यादातर हम बच्चों के अंदर या हामिला औरतों के अंदर या जिनका कंट्रोल बहुत ही ख़राब चल रहा हो, तो बेज़ल बोलस रेजिमेंट देते हैं, यानी हर खाने के साथ एक बोलस इंसुलिन देते हैं। बोलस इंसुलिन मैंने आपको बताया कि शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन होती है जो कि खाने को कवर करती है। तो अगर आप 3 खाने खा रहे हैं तो आपको 3 बोलस इंसुलिन लगानी है और 3 बोलस इंसुलिन लगानी है और एक बेड टाइम पे बेज़ल इंसुलिन लगानी है। तो इन्हें 3 बोलसेस और 1 बेज़ल, इसको बेज़ल बोलस रेजिमेंट कहते हैं। और ये सबसे अच्छा तरीक़ाकार है इंसुलिन देने का। अगरचे ये पेशेंट के लिए बाज़ मरतबा कन्वीनियंट ना हो कि 4 इंजेक्शंस लगाएं, लेकिन कंट्रोल एक्यूरेट करने के लिए बाज़ मरीज़ों के अंदर ये बहुत अच्छा रेजिमेंट होता है। अब इंसुलिन को स्टार्ट कैसे करना है? तो इंसुलिन को स्टार्ट करने के लिए आपको ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी कि मरीज़ की एज क्या है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, उसका वेट क्या है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसकी ड्यूरेशन, डायबिटीज़ को कितना ड्यूरेशन हो गया, कौन कौन सी उसको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, किडनी फेलियर है या हार्ट का मसला है, उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा है। तो ये सारी बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि आपको ये भी पता हो कि आपका मरीज़ एफोर्ड कर सकता है एनालॉग इंसुलिन या ह्यूमन इंसुलिन कर सकता है, उसको देखते हुए आपको ये भी देखना है। और स्टार्ट आप हमेशा अगर आप टोटल इंसुलिन थेरेपी पे आ रहे हैं तो आपको टोटल डेली डोज कैलकुलेट करना होगा। टोटल
डेली डोज कैलकुलेट करने का तरीका वेट बेसिस पे होता है। अगर आपका मरीज़ मिसाल के तौर पर 60 किलो का मरीज़ है तो आप 0.5 यूनिट पर किलोग्राम बॉडी वेट से लेकर 1 यूनिट पर किलोग्राम बॉडी वेट के मुताबिक डोज कैलकुलेट, टोटल डेली डोज कैलकुलेट करेंगे। तो उमन हम 0.5 से कैलकुलेट करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर 60 किलो का पेशेंट है तो उसको 30 यूनिट्स टोटल 24 घंटे में लगेंगे। उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि 2/3 मॉर्निंग में देंगे, क्योंकि दिन में आदमी खाता पीता है, जाग रहा होता है, एक्टिविटीज़ करता है, और रात में जो है वो 1/3 डोज देंगे। हमारी टारगेट्स फॉर HbA1c क्या हैं? मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने मुख्तलिफ रखे हुए। हम ये कहेंगे कि भी 7 के अराउंड रखें। बहुत टाइट कंट्रोल उनमें अच्छा है जो पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो मोटिवेटेड हैं, तो ये देखना है कि भाई 7 के करीब रहे। लेकिन बाज़ लोगों में हम इससे ऊपर के टारगेट्स भी रखते हैं और बाज़ में इससे कम भी टारगेट्स रखते हैं। 7 जनरली सबके लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन ओल्डर एज में या बहुत यंग एज में हम टारगेट्स में भी 7.5 तक भी, या बाज़ लोगों के लिए 8 तक भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जनरली सबके लिए 7 के करीब रखना ज़्यादा फीजिबल है। खाने से पहले शुगर्स बिटवीन 90 एंड 130 रहनी चाहिए। खाने के 2 घंटे बाद विदिन 180 रहनी चाहिए। अब ये कि इंसुलिन की डोज एडजस्टमेंट्स हैं, ये जब आप इंसुलिन देना सीख जाएंगे, सो यू कैन then you will then learn how to adjust the doses of insulin. Regarding storage of insulin, ये भी आपको अपने मरीज़ों को बताना है कि इंसुलिन हमने प्रिस्क्रिप्शन तो लिख दिया, लेकिन हमने उनको ये भी बताना है कि ये इंसुलिन कहाँ रखी जाएगी। तो ये वाटर कूलर के अंदर रह सकती है, ठंडे पानी के अंदर, बर्फ़ के अंदर नहीं रखना। बर्फ़ से अगर बर्फ़ में रखा गया और उसको आइस में स्टोर किया गया तो वो फ्रीज़ हो जाएगी, और जब इंसुलिन फ्रीज़ हो जाती है तो ख़राब हो जाती है। तो हमें फ्रीज़ नहीं करना है इसको ठंडे बर्फ़ के पानी में तो रख सकते हैं, उसको ठंडा इन्वायरमेंट तो देना है, और बर्फ़ का पानी बार बार जब हस्बे ज़रूरत चेंज कर सकते हैं कि वो अगर गर्म हो गया है, लेकिन डायरेक्ट बर्फ़ में नहीं रख सकते। और मटके में रख सकते हैं। मटके का टेम्परेचर भी ऐसा होता है कि कूलिंग उसमें मेंटेन रह सकती है, और कोल्ड चेन का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइट्स जाती हैं और मतलब मेंटेन नहीं हो सकता, तो ऐसी बात, ऐसे बाज़ जगहों पे फ्रिज अवेलेबल्स नहीं होते या बर्फ़ अवेलेबल नहीं होती, तो ऐसी जगहों पे मटका या सुराही इसमें हम रख सकते हैं इंसुलिन को, उसमें भी टेम्परेचर मेंटेन रह सकता है। और फ्रिज के जो ऊपर का खाना है, जहाँ फ्रीज़र है, जहाँ बर्फ़ जमाई जाती है, उसमें नहीं रखना है इसको, इसलिए कि वो फ्रीज़ हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो यू हैव टू कीप इट इन द फ्रूट कंपार्टमेंट और वेजिटेबल कंपार्टमेंट, जो नीचे की तरफ होता है, उसमें आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना दरकार होता है। ड्राई सिरिंजेस जो हैं वो कैप के साथ आप ड्राई प्लेस में रखें, और सिरिंजेस के बारे में है सेफ़ प्लेस पे रखें, टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा ना हो। रेफ्रिजरेटर के निचले खाने में रख दें तो भी ठीक है। टेम्परेचर AC रूम हो तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चल सकता है। मिनिमम टेम्परेचर 2 और मैक्सिमम टेम्परेचर 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मटके के अंदर भी तकरीबन इतना टेम्परेचर 24 के करीब मिल जाता है, और रेफ्रिजरेटर का 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ये मुख्तलिफ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस जैसी फैसिलिटीज़ हों। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि भाई इंसुलिन लगा नहीं सकते चूँकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। नहीं, हम मटका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कूलर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंसुलिन गांव देहातों में भी दी जा सकती है और इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। इंसुलिन कैसे लगानी है ये भी आपको मरीज़ों को बताना है।
कि इंसुलिन कैसे लगाई जाती है। अगर तरीक़ाकार नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि वो गलत लगा लें और उसका पूरा फ़ायदा हासिल ना हो। तो इसलिए टेक्निक भी बतानी है कि अपने हाथ पहले धोने हैं और उसकी प्लास्टिक कैप को हटाना है और इंसुलिन को रोल करना है अपने हाथों पे, जिस तरह शक्ल तस्वीर में दिखाया जा रहा है ऐसे रोल करें ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। और फिर उसके टॉप को आप साफ़ करें और इसमें सिरिंज के अंदर हवा भर के फिर उसको हवा को निकाल दें और फिर इसके अंदर वाइल के अंदर आप इंसुलिन सिरिंज डालें और उसको इंसुलिन को इस सिरिंज के ज़रिए से खींच लें। ये लगाने का तरीका है 90 डिग्री एंगल पे नाफ के इर्द गिर्द लगाई जाती, नाफ से 2 उंगली के फासले पे स्ट्रेट आप डालेंगे तो इस तरीके से ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में अंदर चली जाएगी। थोड़ा सा पिंच करेंगे जैसे कि ये तस्वीर में दिखाया गया है कि 2 उंगलियों के दरमियान स्किन का फोल्ड ऊपर उठाएंगे और फिर स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे आप इंजेक्ट कर देंगे। लगाने के जो मुख्तलिफ साइट्स हैं जहाँ लगाया जाता है, द साइट्स ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन आर एब्डोमेन विच इज़ द फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन एरिया, सबसे अच्छा जगह जो है वो एब्डोमेन है। फिर थाइस हैं, आर्म्स और बटक्स यूजुअली यूज़ हम बहुत ही मजबूरी में करते हैं। इम्पोर्टेंटली एब्डोमेन और थाइस को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये साइट्स जो हैं वो आपको अभी हम ये दिखा रहे हैं कि ये एब्डोमेन पे ये सारी साइट्स हैं। अम्बिलिकल एरिया को छोड़ के इर्द गिर्द आप लगा सकते हैं, थाइस पे लगा सकते हैं जो एरियाज़ हैं आगे और लेटरली, और बटक्स पे भी लगा सकते हैं और आर्म्स पे भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी एरियाज़ जो पहली तस्वीर में दिखाया गया है एब्डोमेन है और थाइस है। और इंजेक्शन कोशिश करके रोटेशन साइट जो है वो रोटेट करें, एक ही जगह पे लगाएंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी और वहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन इंसुलिन की सही नहीं होगी। तो इसलिए ये जैसे दिखाया गया है पहली मरतबा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और फिर 1, इस तरह रोटेट करते जाएंगे, एक ही जगह पे बार बार नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह रोटेट करते हुए लगाएंगे तो हर जगह डिफरेंट होगी हर दिन और इस तरीके से आपकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। वरना अक्सर ये भी होता है, इसलिए आप जब इंसुलिन किसी को प्रिस्क्राइब करें तो उनकी सब्सिक्वेंट विज़िट्स पे ज़रूर चेक कर लें कि उनकी गुठलियाँ, या उनसे पूछ लें तो गुठली वुठली तो नहीं बन गई, और अगर वो वहीं लगाते रहेंगे तो उससे उनको वो फ़ायदा नहीं होगा जो इंसुलिन से होना चाहिए। अब जो है वो न्यूअर इंसुलिन नॉन इंसुलिन थेरेपी भी इंजेक्शंस में आ गई हैं, तो वो आपको जस्ट बताने के लिए कि उनके नाम आपको पता हो। GLP-1 and GIP are natural hormones in the body that help maintain glucose levels. They are resistant to being broken by DPP-4 enzyme. These medications have benefits of lowering blood glucose and body weight. और ये इंजेक्शन की सूरत में मिलते हैं। इसमें हमारे पास विक्टोज़ा है, ट्रूलिसिटी है, ओजेम्पिक है, ये सब इंजेक्टेबल थेरेपीज़ हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं पाकिस्तान में भी। तो ये उन लोगों को दी जाती हैं जिनके वज़न बढ़े हुए हों और जिनकी शुगर का भी मसला हो। तो डायबिटीज़ विद ओबेसिटी, ड्रग ऑफ चॉइस, वन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस इज़ GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसमें ट्रूलिसिटी, विक्टोज़ा, सेक्सेंडा, ओजेम्पिक ये सब इंजेक्शंस की सूरत में आते हैं। इसमें विक्टोज़ा और सेक्सेंडा डेली बेसिस पे लगते हैं और ट्रूलिसिटी और ओजेम्पिक वीकली बेसिस पे हफ्ते में एक मरतबा लगते हैं। लेकिन ये एक्सपेंसिव थेरेपी है, तो जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हम ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग इंसुलिन्स के बारे में और नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल थेरेपी के बारे में लर्न किया होगा। If you have any questions regarding this presentation, you can send us the email
then we will be answering your queries. Thank you for your attention. ठीक है.